नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसी दरमियान ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन अर्थात AIMIM के जो नेता हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से एक राजनीतिक तूफान आ गया। अब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना का नारा लगाया और साथ साथ जय फिलिस्तीन की बात कही। इसके साथ ही एक राजनीतिक तूफान, राजनीतिक हलचल की उत्पत्ति होती है। साथ साथ ये सवाल उठने लगा विपक्षी दलों के द्वारा भी, कई अन्य नेतागणों के द्वारा भी, कि क्यों ना इनकी संसद सदस्यता को ही खारिज किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। अब ऐसे में हमें यह समझना आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में संसद की सदस्यता क्या इस प्रकार के नारे से प्रभावित हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। शपथ ओवैसी का नारा विवाद इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत आज की चर्चा केंद्रित होगी। बात खबर की हमने की, चर्चा में क्यों है इस बात को बताने के साथ क्या कहता है संविधान इस पूरे के पूरे विषय पर, इसको समझेंगे। ओवैसी का पक्ष क्या है, वो क्या कहते हैं, इस बात को समझेंगे कि पहले भी शपथ पर हुए हैं विवाद, इस चीज को भी हम ध्यान देंगे। इसके बाद सांसद कैसे लेते हैं शपथ, शपथ की वो प्रक्रिया क्या है, इसको समझते हुए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से इस खंड को आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर इसको चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात खबर की करेंगे। खबर फर्स्ट पोस्ट से है। ओवैसीज जय पैलेस्टीन स्लोगन्स ड्यूरिंग ओथ स्पार्क्स स्टॉर्म, कैन द हैदराबाद MP बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा। अब क्या इनको लोकसभा से इनकी सदस्यता को भी निरस्त किया जा सकता है, ये सवाल उठता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कहता है संविधान इस विषय पर। जहां तक भारतीय संविधान की बात है तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 102 है, उस अनुच्छेद 102 में ये प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य बने रहने के लिए किस कंडीशन में, किस दशा में अयोग्य घोषित हो सकता है, उसकी कुछ दशाएं दी गई हैं। तो देखिए, अगर पहली दशा की बात की जाए तो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अगर कोई लाभ का पद वो धारण करता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, बशर्ते कि वो लाभ का पद कुछ मामलों में, जैसा कि अयोग्य उसको नहीं मानती है संसद, विधि द्वारा घोषित कुछ ऐसे पद हैं जिसको अयोग्य नहीं मानती। उसके अलावा अगर वो लाभ का पद धारण करता है तो वो अयोग्य करार दिया जाएगा, उसकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात कही जाती है या तो उसका मस्तिष्क जो है वो विकृत हो गया है। अगर वो मानसिक रूप से विकृत हो गया है, इस लायक नहीं समझा जा रहा है, तो ऐसी दशा में भी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है कि उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। वहीं अगर वो दिवालिया है, एक अनुमोदित दिवालिया अगर उसको घोषित कर दिया जाए तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। चौथी बात जो कही गई है वो कही गई है कि अगर वो भारत का नागरिक ही नहीं, या उसने स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से ही किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता धारण कर ली है, नागरिकता ग्रहण कर ली है, साथ ही साथ विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा या अनुपालकता की स्वीकृति के अधीन है, अर्थात अपनी जो निष्ठा है वो भारत में न उसको जाहिर करके वो किसी विदेशी राज्य में अगर अपनी निष्ठा जाहिर करता है तो ऐसी दशा में भी उसकी जो सदस्यता है उसको खारिज किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। अब संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत इसको, इन सारी कंडीशंस में अगर कोई भी होती हैं तो संसद एक कानून बना के इसको निरस्त कर सकता है। संसद के पास ये अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसी दिशा में जब उन्होंने अपने नारे के बीच में, जो नारा शपथ के बाद लगाया जाता है, उसमें जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना कहा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब जय फिलिस्तीन कहा उन्होंने तो इस बात पर उन पर एक आरोप ये लगता है कि उनकी निष्ठा भारत में न होके बल्कि एक विदेशी राज्य में उन्होंने अपनी निष्ठा व्यक्त की, विदेशी एक दूसरे देश में अपनी निष्ठा प्रकट की। इसलिए जो दूसरा पक्ष है वो इनसे मांग कर रहा है कि क्यों ना इनकी सदस्यता को जो है निरस्त किया जाए। अब इसमें दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि ओवैसी का ये कहना है कि एक सांसद के रूप में उनके बयान, उनके जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत ही है, और उन्होंने ये एक अपने तरफ से जो बात कही वो कहा है कि जो फिलिस्तीनियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे उत्पीड़ित लोग हैं और एक उत्पीड़ित पक्ष के नाते हमने उनका जिक्र किया। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीन के बारे में जो कहा है उसको भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात महात्मा गांधी ने फिलिस्तीनियों को लेके जो उनके पक्ष में बातें कही उसकी दलील इनके द्वारा दी गई है अपने पक्ष में। फिलिस्तीन के प्रति उनके दीर्घकालिक समर्थन को यह बात दर्शाता है कि ये
फिलिस्तीन के प्रति दीर्घकालिक रूप से अपना समर्थन व्यक्त करते आ रहे हैं और महात्मा गांधी का भी इन्होंने हवाला दिया ही अपने बचाव में इन्होंने कहा है। अब आगे देखते हैं। आगे दरअसल बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने किरण रिजिजू ने भी इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तमाम दल के जो नेता हैं उन्होंने प्रतिक्रिया तो दी ही है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है कि देखिए, हमारी फिलिस्तीन या किसी दूसरे देश से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे संबंध जैसे इजराइल से हैं वैसे फिलिस्तीन से हम दोनों को लेकर तटस्थ हैं और दोनों देशों से हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दूसरे देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि जो शपथ है, शपथ लेते वक्त किसी दूसरे देश की तारीफ में नारे लगाना, यह किस हद तक सही है। खास करके जब एक व्यक्ति अपने देश के संबंध में नारे न लगा के किसी दूसरे देश के संबंध में नारे लगे, तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा सवाल उठाया गया है। दूसरी बात, अगर भारत की हम बात करें तो भारत इजराइल और फिलिस्तीन इस विवाद में किसी भी एक पक्ष के साथ नहीं है। भारत की अगर नीति की बात करें तो वो हम कह सकते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन में यकीन रखता है और भारत दोनों ही देशों को लेकर तटस्थ नीति अपनाता है। साथ ही साथ फिलिस्तीन, भारत इजराइल संबंध तो बेहतर है ही। अगर फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो सहायता राशि है उसको भी भारत ने काफी बढ़ाया है। तो भारत हम कह सकते हैं तटस्थता की नीति पर चलता है, लेकिन विरोध इस बात का हो रहा है कि वास्तव में शपथ ग्रहण के समारोह किसी दूसरे के देश में अपनी निष्ठा प्रकट करना कहां तक सही है। क्या पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है कि शपथ में कुछ अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने की वजह से विवाद हुआ है? तो बिल्कुल हाल ही में एक घटना का जिक्र यहां पर समीचीन होगा कि यह पहली बार नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह में विवाद हुआ है। इसी साल की शुरुआत में आप देखेंगे कि आप पार्टी की स्वाति मालीवाल थी और इन्होंने भी अपने शपथ ग्रहण के दौरान कुछ अनुचित नारे लगाए, जिसके कारण राज्यसभा में इनको दोबारा शपथ लेना पड़ा और ऐसा निर्देश वहां पर राज्यसभा के जो सभापति थे जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पर इसको वैध न मानते हुए, इनके शपथ को वैध न मानते हुए दोबारा शपथ लेने के लिए कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द पढ़े जो कि निर्वाचित सांसद की शपथ का हिस्सा नहीं होते हैं। अब सवाल उठता है कि निर्वाचित सांसद के शपथ में कुछ चीजों के लिए निर्दिष्ट चीजें होती हैं जिसके अंतर्गत ही उन्हें अपनी शपथ लेने होती है। ऐसा नहीं है कि उस शपथ के दौरान आप कुछ भी बोल सकते हैं। मनोनीत राज्यसभा सांसदों के लिए जो शपथ थी, वास्तव में इन्होंने वो शपथ ले ली थी, तो वो इस संस्करण को और साथ ही साथ कुछ अवांछित नारे भी इन्होंने लगाए थे जिसकी आवश्यकता यहां पर नहीं थी। इस वजह से इनको दोबारा शपथ दिलाई गई थी। हालांकि यहां पर कुछ ऐसी बात नहीं थी जो दूसरे देश में निष्ठा व्यक्त की गई थी, लेकिन यह मसला थोड़ा सा और एक कदम आगे है। इस पे क्या निर्णय होता है, क्या नियम कानून आगे कहते हैं, वो भविष्य की बात है। अब सांसद कैसे लेते हैं शपथ, यहां पर इस बात को भी देखना जरूरी है। तो देखिए, इस भारतीय संविधान का इसमें जो अनुसूचियां, उसमें तीसरी अनुसूची, इसमें संसदीय शपथ का पाठ इसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत शपथ का प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखिए, शपथ भी होता है और प्रतिज्ञान भी होता है। इससे पहले सांसदों को क्या करना होता है कि अपना जो निर्वाचन प्रमाण पत्र होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक निर्वाचन प्रमाण पत्र होता है कि आप निर्वाचित हुए हैं अमुक संसदीय क्षेत्र से, उस प्रमाण पत्र को दिखाना पड़ता है। उसके बाद से, अब देखिए, ये नियम पहले नहीं था, ये नियम 1957 से लागू किया गया। हुआ ये था कि 1957 में संसद के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रवेश कर गया था जो कि बाद में पता चला कि वो निर्वाचित सांसद है ही। और जब इसकी तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि मानसिक रूप से एक अस्वस्थ व्यक्ति था, वो ऐसे ही उस भीड़ में चला गया। तो ऐसी दशा में उस भीड़ में कोई भी ना चला जाए, इसलिए निर्वाचन प्रमाण पत्र को ले जाना आवश्यक है। अर्थात आपको जब जाना जाएगा कि आप अधिकृत रूप से शपथ लेने के लिए आप ही योग्य वो व्यक्ति हैं जिसको शपथ लेना है, तो आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो सांसद के रूप में पेश होकर सदन में उनके शपथ लेने के बाद से 1957 में ये नियम बना दिया गया। तो सत्यापन के बाद अब आप जब पहुंचेंगे तो वहां पर आप जो 22 भाषाएं हैं अंग्रेजी समेत, उन सब में से किसी भी एक भाषा में, जो भी निर्दिष्ट 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी एक में आप शपथ भी ले सकते हैं या तो प्रतिज्ञान भी ले सकते हैं। अर्थात ओथ या अफर्मेशन में से दोनों भी कोई भी एक ले सकते हैं। ट्रेंड पिछले कुछ जो चुनाव हुए हैं उसमें यह देखा गया है कि लगभग आधे सांसद जो होते हैं वो हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेते हैं, जबकि पिछली 2 लोकसभाओं में संस्कृत भी काफी एक लोकप्रिय भाषा के रूप में देखा गया है जिसमें शपथ लेने वालों की संख्या ज्यादा रही है। हालांकि 22 भाषाएं जो हैं उसमें से आप किसी भी भाषा में शपथ ले सकते हैं, शपथ भी ले सकते हैं और प्रतिज्ञान भी ले सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल उठता है कि शपथ या प्रतिज्ञान या ओथ या अफर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, जब आप ईश्वर को साक्षी मानते हैं, जो लोग आस्तिक होते हैं, जिनकी ईश्वर में आस्था होती है, ईश्वर को साक्षी मान के ली गई जो होती है उसको शपथ कहते हैं। वहीं जो दूसरा पक्ष होता है जिसमें संविधान को साक्षी मान के लिया जाता है उसको प्रतिज्ञान कहा जाता है। तो ऐसे में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ईश्वर की शपथ भी ले सकते हैं और आप संविधान की भी
ले सकते हैं। तो पिछली लोकसभा में 87% सांसदों ने ईश्वर के नाम पे शपथ ली थी और 13% जो संविधान के प्रति लोगों ने अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। ये पिछले कुछ आंकड़े हैं। 2009 में देखिए यह आंकड़ा 84 और 16 का था, अर्थात ईश्वर के प्रति शपथ लेने वालों की संख्या 84%, प्रतिज्ञान की 16 थी। 2014 में 93 और 7 था। वहीं पिछली अगर जो 2019 की बात करें तो 87 और 13% था। तो कुल मिला के ये है मामला। अब इस पर क्या आगे का निर्णय होता है ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल आज के इस मुद्दे में इतना ही। अब अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, उस तक चलेंगे। उससे पहले आपको सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स जो कि हमारी ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है, इसके लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। 9 जुलाई से कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं। इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न आपके लिए पटल पर सामने है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता निर्धारित की गई है। विकल्प हैं आपके सामने, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 356। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।